देखिए दोस्तों, लास्ट वीडियो में अपन ने बात की थी कि राजस्थान में जलवायु का अध्ययन करने पर 3 प्रकार की ऋतुएं पाई जाती हैं। वो ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और शीत ऋतु। अब ये तीनों ऋतुएं कौन कौन से मौसम में किस प्रकार से जलवायु का अध्ययन करने के लिए इफेक्ट करती हैं, उसके बारे में बात करें तो सबसे पहले ग्रीष्म ऋतु। तो राजस्थान में मार्च से लेकर मध्य जून तक जो ऋतु होती है उसको ग्रीष्म ऋतु के नाम से जाना जाता है। मई और जून के महीने में सर्वाधिक गर्मी पड़ती है। अधिक गर्मी में वायु में नमी है वो समाप्त हो जाती है और इसका परिणाम ये होता है कि वायु हल्की हो जाती है और ऊपर चली जाती है। इसलिए राजस्थान में जो वायुदाब क्षेत्र होता है वो निम्न वायुदाब क्षेत्र बनता है और इसका परिणाम उच्च वायुदाब से वायु निम्न वायुदाब की ओर और तेज गति से चलती है और गर्मियों में आंधियों का प्रवाह बना रहता है। इसी कारण गर्मियों में आंधियां चलती हैं। वर्षा ऋतु की बात करें तो राजस्थान में मध्य जून से लेकर सितंबर तक वर्षा ऋतु होती है और राजस्थान में जो वर्षा ऋतु है वो 3 प्रकार के मानसूनों से राजस्थान में वर्षा होती है। पहला जो मानसून होता है वो बंगाल की खाड़ी का मानसून होता है। ये मानसून राजस्थान में पूर्वी दिशा की ओर से प्रवेश करता है। पूर्वी दिशा से प्रवेश करने के कारण मानसूनी हवाओं को पुरवैया के नाम से भी जाना जाता है। जो हवाएं चलती हैं उसको पुरवैया के नाम से जाना जाता है। बंगाल की खाड़ी से जो मानसून उठता है उसकी जो हवाएं चलती हैं उसको पुरवैया के नाम से जानते हैं। ये मानसून राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा करवाता है, यानी कि बंगाल की खाड़ी से उठने वाला जो मानसून होता है वो राजस्थान में सबसे ज़्यादा बरसात करवाता है। इस मानसून से राजस्थान के उत्तरी पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी क्षेत्रों में वर्षा होती है। यानी राजस्थान की स्थिति इस तरीके से होती है, तो उत्तर साइड में, दक्षिणी पूर्वी साइड के अंतर्गत और उत्तर पूर्वी साइड में यहाँ पर जो बरसात होती है, यानी आपकी ये जो अरावली क्षेत्र है इसके पूर्व साइड में जो बरसात होती है वो सारी इसी बंगाल की खाड़ी के मानसून से होती है। दूसरा जो मानसून होता है वो अरब सागर का मानसून है। ये मानसून राजस्थान के दक्षिणी पश्चिमी दिशा से प्रवेश करता है और ये मानसून राजस्थान में अधिक वर्षा नहीं कर पाता। क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि अरावली पर्वतमाला के समानांतर ये निकल जाता है और राजस्थान में अरावली जो पर्वतमाला है उसका विस्तार दक्षिण पश्चिम से लेकर उत्तर पूर्व की ओर है। जैसा कि मैंने आपको अभी ऐसे बताया था, दक्षिण पश्चिम से लेकर उत्तर पूर्व की ओर अरावली पर्वतमाला का विस्तार है। यदि राज्य में अरावली का विस्तार उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर होता, यानी कि उत्तर पश्चिम से लेकर दक्षिण पूर्व की ओर, इस तरीके से अगर अरावली पर्वतमाला का विस्तार होता तो राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्र में वर्षा होती। अब बात करते हैं राजस्थान में सर्वप्रथम अरब सागर का मानसून प्रवेश करता है। अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए कि सर्वप्रथम राजस्थान में कौन सा मानसून प्रवेश करता है तो अरब सागर का मानसून ही राजस्थान में सबसे पहले प्रवेश करता है। तीसरा भूमध्य सागरीय मानसून। तो ये जो मानसून है वो राजस्थान में पश्चिमी दिशा से प्रवेश करता है। पश्चिमी से प्रवेश करने के कारण ही इस मानसून को पश्चिमी विक्षोभों का मानसून के उपनाम से भी जाना जाता है। भूमध्य सागरीय मानसून या फिर पश्चिमी विक्षोभों का मानसून, दोनों एक ही बात है। ये मानसून जो है इसमें राजस्थान में उत्तर पश्चिम क्षेत्र में वर्षा होती है, यानी कि आपका जो मारवाड़ क्षेत्र है उसमें लगभग यहाँ पर बरसात होती है और ये मानसून मुख्यतः सर्दियों में वर्षा करता है। सर्दियों में होने वाली जो वर्षा होती है उसको राजस्थान में स्थानीय भाषा में इसको मावठ के नाम से जाना जाता है और सर्दियों में होने वाली जो बरसात होती है वो गेहूं की फसल के लिए सबसे ज़्यादा लाभदायक साबित होती है। इन वर्षा की बूंदों को गोल्डन ड्रॉप्स के नाम से भी जानते हैं या सोने की बूंद के उपनाम से भी जाना जाता है इसी मावठ को, जो कि सर्दियों में होती है भूमध्य सागरीय मानसून के कारण। अब तीसरी ऋतु की बात करें तो तीसरी ऋतु है आपकी शीत ऋतु। राजस्थान में नवंबर से फरवरी माह तक का जो समय होता है उसको शीत ऋतु, शरद ऋतु के नाम से जाना जाता है, विंटर सेशन के नाम से जिसको जानते हैं। 4 महीनों में जनवरी माह में सर्वाधिक सर्दी पड़ती है और शीत ऋतु में भूमध्य सागर में उठने वाले जो चक्रवात होते हैं उसी के कारण राजस्थान में उत्तरी पश्चिमी भाग में वर्षा होती है जिसको मावठ कहा जाता है, जैसे कि अभी अपन ने बात की थी। ये जो वर्षा होती है वो माघ महीने में होती है। शीतकालीन वर्षा मावठ को गोल्डन ड्रॉप या अमृत बूंदें या फिर सोने की बूंदों के नाम से जाना जाता है। रबी की फसल के लिए यह लाभदायक होती है और राजस्थान राज्य में जो हवाएं चलती हैं वो मोस्टली देखा जाता है कि या तो पश्चिम से चलती हैं या फिर उत्तर पश्चिम की ओर चलती है। अब राजस्थान में वर्षा की बात करें तो राजस्थान में सर्वाधिक जो वर्षा होती है वो दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी हवाओं से होती है तथा दूसरा स्थान जो आता है वो बंगाल की खाड़ी का मानसून आता है। तीसरा जो नंबर आता है वो अरब सागर के मानसून का आता है और लास्ट जो नंबर आता है वो भूमध्य सागरीय मानसून का आता है। अगर आपको कभी एग्जाम में इनके सीक्वेंस वाइज पूछ ले कि राजस्थान में सबसे ज़्यादा जो वर्षा होती है वो कौन सी मानसून के कारण या फिर कौन सी हवाओं के कारण होती है, तो सबसे ज़्यादा दक्षिणी पश्चिमी मानसून के कारण, बाद में बंगाल की खाड़ी के मानसून के कारण, बाद में अरब सागर के मानसून के कारण और लास्ट में भूमध्य सागर के मानसून के कारण राजस्थान में बरसात होती है। अब राजस्थान में जो बरसात होती है, जो गर्मियों का मौसम होता है, जो आंधियां चलती हैं, उसको भी कई उपनामों से जाना जाता है अलग अलग क्षेत्र विशेष के कारण। तो देखिए उत्तर की ओर जो जाने वाली हवाएं होती हैं, उत्तर की ओर
उसको उत्तरा, उत्तरार्ध बोलते हैं, धरोड़ या धराऊ बोलते हैं। आपके अगर बड़े पूर्वज दादा दादी अगर आपके घर में अभी भी रहते हैं, वो जीवित हैं, तो आपने उनसे सुना होगा कभी ना कभी कि आज तो जो हवा है वो उत्तरार्ध साल है। उत्तरार्ध साल है ये सुना होगा। दक्षिणार्ध होती है, दक्षिण से चलती है, उसको दक्षिणार्ध बोलते हैं। या फिर पूर्व की तरफ से आता है उसको अगुणी बोलते हैं, और पश्चिम की ओर से हवा चलती है उसको आथुड़ी बोलते हैं। बस वही है, हवाओं के आंधियों के नाम है। उत्तर की ओर से चलने वाली को उत्तरार्ध बोला जाता है, इसको उत्तरा के नाम से भी जाना जाता है। दक्षिण की ओर आने वाली जो हवा होती है उसको लकाऊ बोला जाता है। पूर्व की ओर आने वाली जो हवाई होती है उसको पूर्वैया, पूर्वाई, पूर्वा या फिर आगुनी के नाम से भी जानते हैं। और उसी तरीके से पश्चिम की ओर से आने वाली जो हवा होती है इसको पिछवाई, पच्छऊ, पिछवा या फिर आथुनी के नाम से भी जाना जाता है। ये अगुणी, आथुनी ये जो नाम है वो राजस्थान में क्षेत्र विशेष में अधिक प्रचलित है। अब अन्य बात करें तो उत्तर पूर्व से मध्य की ओर जो हवाएं चलती हैं उसको संजेरी के नाम से जानते हैं। दक्षिण पूर्व से मध्य की ओर जो हवाएं चलती हैं उसको चीर या चील के नाम से जाना जाता है। दक्षिण पश्चिम के मध्य से जो हवा चलती है उसको समुद्री या फिर समुद्री के नाम से भी जानते हैं। और उत्तर पश्चिम के मध्य से जो हवाएं चलती है उसको सूर्य के नाम से भी जाना जाता है। ये जो पॉइंट है उसको आप नोट डाउन कर लेना। आजकल एग्जाम में यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं दैनिक गति या फिर घूर्णन गति की। तो पृथ्वी अपने अक्ष के ऊपर कितने डिग्री झुकी हुई है? तो 23.5 डिग्री ये झुकी हुई है। ये अपने अक्ष के ऊपर पश्चिम से लेकर पूर्व की ओर 1610 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड में एक चक्कर पूरा कर लेती है। ये जो गति है इसी गति को घूर्णन गति कहते हैं, इसी गति को दैनिक गति भी कहते हैं। और इसी दैनिक गति और घूर्णन गति के कारण ही पृथ्वी के ऊपर दिन और रात बनते हैं। दूसरी जो गति आती है वो वार्षिक गति, इसको परिक्रमण गति के नाम से भी जाना जाता है। पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड का समय लगता है। इसे पृथ्वी की वार्षिक गति भी कहते हैं, इसे परिक्रमण गति के नाम से भी जाना जाता है। और इसमें लगने वाला जो समय है वो इसको वर्ष के नाम से जाना जाता है। पृथ्वी के ऊपर ऋतु परिवर्तन इसकी अक्ष के ऊपर झुके होने के कारण और सूर्य के सापेक्ष इसकी जो स्थिति है उसमें परिवर्तन यानी कि वार्षिक गति के कारण होता है। वार्षिक गति के कारण ही पृथ्वी के ऊपर दिन रात छोटे होते हैं और बड़े होते हैं। 21 जून का जो दिन सबसे बड़ा होता है, 22 दिसंबर का दिन सबसे छोटा होता है, और मार्च में सितंबर में जो दिन रात बराबर होते हैं वो इसी परिक्रमण गति के कारण होते हैं। पृथ्वी के जो परिक्रमण काल है उसमें 21 मार्च और 23 सितंबर का जो दिन होता है वो दिन और रात बराबर होते हैं, यानी कि सूर्य की जो किरणें होती हैं वो भूमध्य रेखा के ऊपर सीधी पड़ती हैं, जिसके कारण दिन का समय और रात का समय दोनों बराबर होते हैं 21 मार्च और 23 सितंबर को। जब सूर्य की जो किरणें हैं वो भूमध्य रेखा के ऊपर सीधी पड़ती हैं तो इस स्थिति को विषुव कहा जाता है। और वर्ष में 2 विषुव होते हैं, 21 मार्च को वसंत विषुव होता है और 23 सितंबर को शरद विषुव होता है। ये उत्तरी ध्रुव है पृथ्वी का, ये दक्षिणी ध्रुव है और ये यहाँ पर भूमध्य रेखा है। 21 मार्च ये वसंत विषुव है और यहाँ पर ये दक्षिणी कटिबंध है और ये दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध है। ये उत्तरी शीत कटिबंध है, उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध है। 21 जून का जो दिन होता है वो सबसे बड़ा होता है, 23.5 डिग्री ये कर्क रेखा है। इसके अलावा मकर रेखा ये भी 23.5 डिग्री। अब बात करते हैं आयन की। देखिए 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश यानी कि आपकी जो कर्क रेखा थी उससे लेकर मकर रेखा उसके मध्य का जो भूभाग है जहां पर वर्ष में कभी न कभी सूर्य की किरणें सीधी चमकती हैं वो आयन कहलाता है। और ये भी कितने होते हैं? 2 आयन होते हैं, एक होता है उत्तरी आयन और एक होता है दक्षिणी आयन। उत्तरी आयन जो होता है वो 0 डिग्री अक्षांश से लेकर 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य होता है और दक्षिणी आयन होता है वो 0 डिग्री अक्षांश से लेकर 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य होता है। तो ये तो बात हो गई आयन की। अब बात करते हैं आयनांत की। जहाँ पर आयन का अंत होता है उसको आयनांत कहते हैं और ये भी 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है उत्तरी आयन का अंत जिसको उत्तरायंत के नाम से जाना जाता है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश कर या फिर इसको कर्क रेखा के नाम से भी जानते हैं। 21 जून को उत्तरी आयन का अंत होता है। दक्षिणी आयन की बात करें तो 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश जिसको मकर रेखा के नाम से भी जाना जाता है और 22 दिसंबर का जो दिन होता है वो वर्ष का सबसे छोटा दिन होता है, ये दक्षिणांत होता है। पृथ्वी के परिक्रमण काल में 21 जून को कर्क रेखा के ऊपर सूर्य की जो किरणें होती हैं वो बिल्कुल लंबवत सीधी पड़ती हैं। इसका परिणाम ये होता है कि उत्तरी गोलार्ध में दिन होता है वो बड़ा होता है और रात छोटी होती है और ग्रीष्म ऋतु यानी कि गर्मी की ऋतु होती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं।
जिसके कारण दिन छोटे होते हैं, रात बड़ी होती है, और जो ऋतु होती है वो कौन सी होती है? शरद ऋतु होती है। तो अब इसके बारे में जितने भी फैक्ट्स बनते हैं उसको अपन नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, और कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर का एक टेस्ट पेपर भी लगाएंगे। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर के साथ में। एंड उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ पर कुछ ना कुछ नया ही सीखने को मिला होगा। थैंक्स फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।